हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर सृष्टि सक्सेस क्लासेस। देखिए, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द्विघाती समीकरण, चैप्टर नंबर 4। ये क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर नंबर 4 है, उस चैप्टर का नाम है द्विघाती समीकरण। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कि द्विघाती समीकरण क्या होता है। देखिए, अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे मेरे, तो आपको द्विघाती समीकरण अच्छे से समझ आएगा कि द्विघाती समीकरण क्या होता है। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखे पीछे, जिसमें मैंने बहुपद पढ़ाया था पॉलिनोमियल, तो अगर मेरा पॉलिनोमियल चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले आप उस पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़िए, मतलब वही बहुपद वाले चैप्टर को। अगर आपको वो अच्छे से समझ आ गया तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम वैसे ही चलते हैं, ठीक है। तो आप मेरा पहले उसको देखिए, उसके बाद फिर आइएगा। ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, और आप प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो को आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए, यहाँ से हम समझते हैं कि द्विघाती समीकरण क्या होता है। देखो, द्विघाती समीकरण से नाम से स्पष्ट हो रहा है द्विघात, मतलब ऐसी समीकरण जिस पर दो घात लगे हो, उसी को क्या कहते हैं द्विघाती समीकरण। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, परिभाषा में ही समझो। तुम्हारा जो इक्वेशन है ना, समीकरण, वो परिभाषा में ही छुपी हुई है। देखा, द्विघात मतलब जिस पर दो घात लगी हो, ऐसी समीकरण जिस पर दो घात लगी हो, उसको हम कहते हैं द्विघाती समीकरण। अब इसमें रही बात चर, तो चर इसमें एक रहेगा भाई। इसके पिछले वीडियो में मैंने जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ाया है, पिछला चैप्टर जो पढ़ाया है, वहाँ हमने रैखिक समीकरण पढ़ा था, तो उसमें दो चर होते थे, एक्स और वाई। लेकिन यहाँ द्विघाती समीकरण तो इसमें चर एक ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखना, चर एक ही रहेगा, और घात दो लगे हैं तो उसको कहेंगे द्विघाती समीकरण। तो आप पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे, देखिए बेसिकली है कुछ नहीं है। आपने मेरा बहुपद चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ तुमने देखा होगा बहुपद चैप्टर में, जैसे एक घाती बहुपद, तो एक घात होती तो एक घाती बहुपद कहते थे, दो घात होती तो द्विघाती बहुपद। पर उसमें भी चर एक ही होता था, चर एक ही। अगर वहाँ द्विघाती बहुपद होता था तो उसमें भी चर एक ही होता था। एक घाती बहुपद तब भी चर एक ही होता था, चाहे त्रिघाती बहुपद हो, चर एक ही होता था, मतलब वेरिएबल एक ही होता था। वैसे ही इसमें भी तो वही जो द्विघाती बहुपद आप लोगों ने पढ़ा होगा पीछे, जैसे पीछे पढ़ते थे ना, x की घात 2 प्लस का 5x प्लस का 6, इसमें कितने पद हैं, तो हम कहते थे 3 पद, तो उसको त्रिपदी बहुपद कहते थे। ये कितने घाती बहुपद है, तो इसमें दो घात है, तो उसको कहते थे द्विघाती बहुपद। और इसी द्विघाती बहुपद को हम क्या कहते हैं, इसी को ही कहते हैं हम द्विघाती समीकरण। तो द्विघाती समीकरण कुछ बेसिकली नया नहीं है, बस वही है जो हम पीछे द्विघात बहुपद पढ़ाए हैं ना, बस उसी को हम द्विघाती समीकरण कहते हैं। तो जिसमें चर एक ही रहता है, जिसमें घात दो लगी, उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। अभी किसी फॉर्म में हो सकता है, जैसे लिखा मान 3 माइनस का 5x प्लस का x स्क्वायर, ये भी द्विघाती बहुपद है। घात दो लगी, अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उस पर उसको कहेंगे द्विघाती बहुपद। हाँ, ये है, अगर सिस्टमेटिक वे में लिखा तो अच्छा है, ठीक है, लिखने में उसको अच्छा लगता है, देखने अच्छा लगता है, कैलकुलेशन करने में अच्छा लगता है थोड़ा, ठीक है। अगर अरेंजमेंट सही नहीं है तो हम थोड़ा कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन कहेंगे उसको भी द्विघाती बहुपद ही, द्विघाती समीकरण की। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, अगर ये मान लिखा है इस टाइप से, तब भी उसको हम द्विघाती बहुपद ही कहेंगे, बस ना, क्योंकि यहाँ जो भी चल रहा है उस पर पावर क्या लिखी है, पावर 1 लिखी है, 2 लगी है, तो उसको हम द्विघाती बहुपद कहेंगे, या द्विघाती बहुपद से द्विघाती समीकरण कहेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, अगर टर्म नहीं यहाँ पर लिखा है तब भी उसको हम द्विघाती समीकरण ही कहेंगे, मतलब पावर 2 लगी। ऐसा अगर कोई समीकरण है, उस समीकरण में चर हमारा एक और पावर 2 लगे हैं, तो उसको हम द्विघाती समीकरण कहेंगे, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हाँ, ये चीज है, अगर वो सिस्टमेटिक वे में लिखा है तो उसको अरेंजमेंट करेंगे ना, जैसे कोई समीकरण लिखे है उसको सिस्टमेटिक मतलब उसको अवरोही क्रम में लिखिए, तो वो उसका क्या होता है, उसका मानक बहुपद होता है, मानक समीकरण, द्विघाती समीकरण। तो वहाँ जैसे ना पता है मानक बहुपद, द्विघाती बहुपद, तो वहाँ लिखा था ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ये क्या था, ये द्विघात का मानक बहुपद होता था। वैसे ही अगर आपसे पूछे कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ये द्विघाती समीकरण का मानक रूप होता है, जहाँ a b c ये तो तुम्हारा क्या होता है, ये सब रियल नंबर होते हैं, ये सब तुम्हारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। बोल सकते हो कि a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू r, तो ये रियल नंबर होते हैं। और a इक्वल टू नॉट जीरो,
जहां पर ए कभी जीरो नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि अगर ए भी जीरो हो गया ना तो ये पूरा टर्म क्या है, जीरो हो, तो द्विघाती बनते हैं जब भाई। अगर ए भी जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म इसको जीरो कर देगा, और जब ये जीरो हो गया तो यानी एक्स स्क्वायर पर तो गायब हो गया ना, तो द्विघाती समीकरण कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता ना। तो ए जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी ये जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है। मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का, अगर मैं यहाँ पर बी को जीरो करूँ तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो प्लस का सी बचेगा। तो ये भी द्विघाती बहुपद है, पर ये मानव बहुपद नहीं है। इसको मानव बहुपद में कन्वर्ट करोगे ना तो लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाला टर्म गायब है ना, तो बी की जगह पर जीरो गुणे में एक्स प्लस का सी, ये मानव बहुपद बन सकता है, मतलब बनाया जा सकता है इसको, बस करो। तो बी जीरो हो सकता है, या आप ऐसा लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस का, अब सी को जीरो कर दो तो बचेगा क्या, बी एक्स, उससे हटा दीजिए, तभी ये द्विघाती बहुपद है, तभी तुम्हारे यहाँ ये द्विघाती समीकरण है। लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए, तो साफ ये होना चाहिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा मानक द्विघाती समीकरण हो गया, जिसमें शर्त है कि ए बी सी हमारा रियल नंबर है और ए इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ये एक शर्त नहीं है, बस। तो आई होप आपको द्विघाती समीकरण समझ आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हो कि ये तो आपका मानक बहुपद हो गया, सॉरी मानक द्विघाती समीकरण। अब देखा से अब कुछ ऐसे हैं समीकरण जिसको हम, जैसे आप कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है, एग्जाम्पल के बाद समझेंगे कि ये जो द्विघाती समीकरण दिए गए हैं कि एक्चुअल में ये द्विघाती समीकरण है या नहीं है, इनको हम चेक करते हैं, देखते हैं कि ये द्विघाती समीकरण है या नहीं है, तो इनको द्विघाती समीकरण चेक करते हैं, देखते हैं। अब द्विघाती समीकरण है तो होने वाला है कि वो इस रूप में दिखाई देना चाहिए, अगर वो द्विघाती समीकरण है तो वो हमें इस फॉर्म में दिखाई देना चाहिए। अगर ऐसा दिखाई देते हैं तो हम कहेंगे हाँ द्विघाती समीकरण है। तो उसके लिए इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, देखते सॉल्व करने पर क्या वो इस फॉर्म में आता नहीं आता, अगर आता है तो वो द्विघाती बहुपद या द्विघाती समीकरण है। तो चलिए देखते हैं, x मान 2 का होल स्क्वायर लिखा, और x मान 2 का होल स्क्वायर यानी a मान b का होल स्क्वायर, तो खोलोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b मतलब कौन 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 इंटू a मतलब कौन हो गया x इंटू b मतलब कौन हो गया 2 इक्वल टू ये 2x माइनस का 3, इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर ये प्लस का 4 और 2 दूनी 4 इंटू एक्स माइनस का 4x बराबर में 2x माइनस का 3, ये सारी वैल्यू को पसंद करिए इधर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 2x है इधर माइनस ना प्लस है, देखा जाएगा माइनस, तो ये माइनस का 4x ये माइनस का 2x, तो माइनस का 6x, और ये माइनस उधर कहाँ जाएगा प्लस में, तो ये 3 और ये 4 कहाँ जाएगा प्लस का 7, इधर क्या बचेगा 0। अब इसको ध्यान पर देखिए इस वाले कंडीशन को, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस का 7 ये कुछ इस रूप में दिखाया जा रहा है भाई। यहाँ पर a की जगह कितना हो गया 1 हो गया, b की जगह माइनस 6 हो गया और c की जगह पर 7, तो ये दिखता कुछ इसी जैसा ना, तो यानी ये हमारा द्विघाती समीकरण है, बस। तो ये कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको चेक करना है कि द्विघाती समीकरण है या नहीं, इनको बनाना है, बस। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए इसको भी वैसे चेक कर सकते हो कि द्विघाती समीकरण है या नहीं। तो देखिए इधर x के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस x की 1 से कराओगे तो x कम x हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल टू, इधर दोनों की मल्टीप्लाई किया x प्लस 2 x माइनस 2, ये सब समीकरण बने a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो वैसे ये x स्क्वायर हो जाएगा माइनस b, b मतलब कौन 2 का स्क्वायर 4, अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस है, उधर कहाँ जाएगा माइनस में, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल तो 0 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा x प्लस का 8 और ये प्लस में कहाँ जाएगा माइनस में कहाँ जाएगा प्लस में, तो 8 और 4 ये हो जाएगा 12 इक्वल टू क्या से देखो। अब ये जो बनकर आया है क्या इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है ना भाई। यहाँ पर x है, x वाला टर्म मान लीजिए c की 12 हो गया, लेकिन ax स्क्वायर का पद गायब हो गया ना, और द्विघाती समीकरण की सबसे अच्छी पहचान तो यही है कि उस पर एक्स स्क्वायर टर्म तो होना ही होना चाहिए, और वो यहाँ है नहीं, तो इसका मतलब है कि ये द्विघाती समीकरण नहीं है, बस नहीं, क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं है। द्विघाती समीकरण होने के लिए आपको इस फॉर्म में होना चाहिए, और जो कि इस फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब ये द्विघाती समीकरण नहीं है, बस। तो चलिए ये भी आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर
x की 3 से कराओगे तो प्लस का 3x और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ये प्लस सबको उधर लेकर जाएंगे तो एक्स स्क्वायर ये 2x स्क्वायर है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला गया तो एक एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये प्लस का 3x ये प्लस में कहाँ जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। अब उसको देखिए तो ये किस फॉर्म में है, ये एक्स स्क्वायर अपन हो गया bx वाला पर 3x हो गया और c की जगह माइनस का 1 तो ये टर्म है नहीं है तो ये आपको जैसा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये द्विघाती समीकरण है, यानी हम इसको द्विघाती समीकरण कह सकते हैं, ये द्विघाती समीकरण है। बात समझे। वैसे ही अगर देख लीजिए यहाँ से x प्लस 2 का होल क्यूब, इसका होल क्यूब के लिए तो यानी ये a प्लस b का होल क्यूब हो गया। a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3ab इंटू में a प्लस b, तो a की जगह पर x हो गया b की जगह पर 2 तो a क्यूब a मतलब x की पावर 3 प्लस b मतलब 2 की पावर 3 प्लस का 3 इंटू a की जगह पर x इंटू b की जगह पर 2 इंटू में a प्लस b a की जगह पर x प्लस b की जगह पर 2 इक्वल टू x की पावर 3 माइनस का 4। अब x की पावर 3 ये सारी वैल्यू जो उधर जाएंगी तो इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो ये प्लस ये माइनस क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस में कहाँ जाएगा 4 प्लस में हो जाएगा तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 या 4 12 प्लस ये हो जाएगा 3 दूना 6 इंटू एक्स हो जाएगा 6x ब्रैकेट अंदर x प्लस का 2 इक्वल टू 0 तो हो जाएगा 12 प्लस 6 के अंदर मल्टीप्लाई 6x की x से तो हो जाएगा 6x स्क्वायर 6x की 2 से तो 6 दूनी 12x बराबर में 0। इसको सिस्टमेटिक में लिख सकते हो घटते क्रम में तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 12 बराबर में 0। अब इसको देखिए इसको ये दोनों सेम है ना, यानी ये आपको इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है द्विघाती समीकरण के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये तुम्हारा क्या हो गया है ये द्विघाती समीकरण है। कैसा है द्विघाती समीकरण। बात समझ है तो आई होप आपको ये द्विघाती वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि द्विघाती समीकरण क्या होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब देखो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। इसमें कुछ नहीं बस वही है जैसे आप लोगों ने गुणनखंड पढ़ा है ना, मूल निकालना तो पड़ेगा ना, मूल निकालना भाई बहुपद वाले पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या करते हैं वहाँ मूल निकालते थे गुणनखंड विधि से, उसकी कैसे मेथड करते थे वैसे ही इसमें भी क्या करेंगे बस वही आपको मूल्य निकालना है। ऐसे द्विघात को बन गया तो इसमें वही करेंगे x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे बराबर 0 पुट करेंगे क्योंकि x का मान निकालना है और इसमें मतलब x का मान निकालने के लिए हमें मूल निकालना है और मूल निकालेंगे जब भी तो इस बहुपद का क्या करेंगे द्विघाती बहुपद का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड वैसे करते हैं जैसे पीछे करते चले आ रहे हैं कि x वाले पद का ऐसा फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पर फिर जोड़ने पर 12 आ जाए, गुणा करने पर ये 12 आ जाए, ऐसा कुछ करें। तो बस वही गुणनखंड जो पीछे सीख कर रहे हैं वैसे इसमें करना है। ये अलग अलग है कि इसमें एक क्वेश्चन देखा होगा उसको आपको बीजगणितीय फॉर्म में कन्वर्ट करके द्विघाती समीकरण बनाना है, उसे सॉल्व करना है। तो जैसे आपने पीछे क्वेश्चन में आप लोग अभी नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ा दिया ऐसा है ठीक है। तो वहाँ हमने विलोपन विधि और वज्रगुणनखंड विधि मतलब ये रैखिक समीकरण पढ़ा था। उस रैखिक समीकरण में हम x और y का मान फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड प्रयोग कर देते हैं। जहाँ पे हमें उन्हीं सवाल को वही एज इट इज वही सवाल जैसे वहाँ लेते हैं ना जैकब की आयु इतनी उम्र है तो उसकी उम्र कितनी, तो उसी टाइप का हूबहू वही सवाल है जो आपने रैखिक समीकरण में जो सवाल आपने लगाए हैं जो पढ़े हैं उन्हीं सवालों को आप यहाँ पर भी द्विघाती समीकरण से सॉल्व कर सकते हो। उन्हीं क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन को आप 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हो। अब आपको द्विघाती समीकरण कर लेना है बीजगणित और रैखिक समीकरण दोनों मेथड जब सीख लोगे तो वो आप पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा तरीका अच्छा है। अगर आप उसी सवाल को आप द्विघाती समीकरण से भी सॉल्व कर सकते हो और उसी सवाल को आप जो रैखिक समीकरण में पढ़ाया ना उससे भी सॉल्व कर सकते हो और उसको सॉल्व करने आपको 3 मेथड लगाने पड़ेंगे, तीनों में से एक मेथड अडॉप्ट करने पड़ेगा। और इसमें सिंपल एक ही मेथड आपको केवल गुणनखंड ही करना है। उसमें x और y का मान फाइंड आउट करने के लिए हमें या तो वज्रगुणनखंड विधि या विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि को लगाना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा आपके पास एक ही ऑप्शन है बस वही गुणनखंड करो। समीकरण बनाओ द्विघात समीकरण बनाओ उसका क्या करो गुणनखंड करो, बस एक ही तरीका है बस है। लेकिन उसी सवाल को आप दोनों तरीके लगा सकते हो,
ये आप डिपेंड करना है कि आपको क्या अच्छा लगता है बस, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं कहेगा कि आप इसको द्विघाती समीकरण से सॉल्व करिए या आप इसको रैखिक समीकरण से सॉल्व करिए। अभी दिखाता हूँ कैसे करें। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई, तो चलिए मैं इसको कोई एग्जाम्पल अच्छा खासा लेता हूँ फिर मैं समझ। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से और वेरीफाई करते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है। देखिए एग्जाम्पल क्या आ रहा है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ध्यान पर सुनना, हमने क्या बताया कि इसी क्वेश्चंस को आप द्विघात समीकरण से अगर सॉल्व करना चाहो तो लगा सकते हो, और इसी क्वेश्चंस को आप दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हमने पढ़ाया चैप्टर उससे भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों से आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा, बस तरीका बदल जाएगा। तो एग्जाम में भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप द्विघात समीकरण से सॉल्व करिए या दो चर वाले रैखिक समीकरण से सॉल्व करिए। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे लगा सकते हो। तो फिलहाल मेरा टॉपिक ही दो चर वाले रैखिक समीकरण है, द्विघाती समीकरण है, तो इसको हम द्विघाती समीकरण से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण टॉपिक जो मैंने है वो पीछे मैंने पढ़ा दिया है। तो आई होप आपको वही समझ आ गए होंगे। तो फिलहाल आज मेरा टॉपिक है द्विघाती समीकरण। तो मैं इसको समझता हूँ कि द्विघाती समीकरण क्या होती है, समझा तो दिया ही है, उस पर कुछ न्यूमेरिकल लगाना है। और कैसे इस समीकरण को, देखो ये एक शब्दों में रैखिक समीकरण लिखी हुई है। अब इसको हमें क्या करना है, बीजगणितीय फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर यहाँ से हमें इसका मान निकालना है, बस नहीं। तो ये इसको हमें पहले बीजगणितीय फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो भी द्विघाती समीकरण के फॉर्म में। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मतलब दो व्यक्ति हैं जॉन और जीवंती, उनके पास जो टोटल कंचे हैं वो कितने हैं, 45। तो हम यहाँ लिखेंगे कुल कंचे, या ऐसे लिख देंगे कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या वो कितने हैं, 45। अब मेरी बात ध्यान पर सुनना, एक बात में ध्यान पर सुनना। जब भी आपको क्वेश्चन में कुल चीज दिया गया हो द्विघाती समीकरण में, अगर आपको बीजगणितीय फॉर्म में कोई समीकरण क्रिएट करनी है, आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर उसमें आपको कोई किसी दो पर्सन्स की कुल वैल्यू पता है और आपको अगर उसमें से एक की किसी की वैल्यू पता चल जाए तो आप दूसरे की वैल्यू से निकाल सकते हो। और यही करना भी आपको है। द्विघाती समीकरण को आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन को द्विघाती समीकरण के फॉर्म में कन्वर्ट करके लगाना है तो आपको पहले क्वेश्चन में ये ढूंढना है कि कहीं वो सभी व्यक्तियों, मान लो उसमें जितने पर्सन हैं या जितने लोग हैं उनके सभी की अगर बात कह रहा है तो आपको सभी के पहले पकड़ना है। कहीं इसमें ये तो नहीं लिखा है कुल वर्ग या जितने लोग उन सभी व्यक्तियों का मान इतना है, तो आपको पहले उसको पकड़ना है। उसको पकड़ने के बाद में आपको किसी एक व्यक्ति का कोई वैल्यू मानना है, बाकी तो आपको उसी से मिल जाएगा। सीधी बात जैसे समझना से, जैसे मान लीजिए मेरे पास 20 कंचे हैं, मेरे पास कितने हैं, 20 कंचे हैं, ठीक है। मान लो दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक। इन दोनों का मिला करके टोटल कंचे हैं 20। कितने हैं, मतलब ए के पास कुछ कंचे हैं, मतलब ऐसा मान लीजिए कि ए के पास कुछ टाफियाँ हैं, बी के पास भी कुछ टाफियाँ हैं, और दोनों का मिला करके टोटल 20 टाफियाँ हैं। टोटल कितने हैं, 20। अब अगर आपको ये पता चल जाए, सपोज दैट अगर आपको ये मालूम हो जाए कि ए के पास जो है वो 5 टाफियाँ हैं, कितने हैं, 5, और टोटल 20 हैं, टोटल कितने हैं, 20। तो अगर ए के पास 5 है तो बी के पास कितनी होंगी, क्योंकि टोटल 20 ही टाफियाँ हैं, और ए ने 5 ले लिया तो बी के पास कितनी होंगी, फिर सीधी बात से ऑब्वियस सी बात है 15 होंगी। वो 15 कैसे आएगा, जब 20 में से तुम 5 को क्या करोगे, माइनस करोगे। बात सुनो, यानी अगर आपको टोटल पता है ना, दो व्यक्तियों का कोई कुछ भी वैल्यू हो, अगर आपको टोटल पता है तो उसमें से आपको एक की वैल्यू पता कर लेना है। अगर आपको एक ही पता है तो दूसरे के ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, उतना माइनस कर देंगे आपसे। जैसे मेरे पास जैसे वही है कि ए के पास 5 टाफी, टोटल 20 हैं, ए ने 5 ले लिया तो बी के पास कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। और 15 कैसे आएगा, तो जो ए का पता था उसको टोटल से माइनस कर दो, तुम्हें बी का मिल जाएगा। वही चीज़ यहाँ भी करना है, सेम वही चीज़, क्योंकि हमें ना तो जीवंती ना तो जॉन, इनमें से किसी के पास हमें नहीं पता है किनसे कितने हैं। तो हम एक का मान लेंगे कि जॉन के पास इतने हैं तो दूसरे कितना होगा, दूसरे को माइनस कर देंगे, बस। तो यहाँ लिखेंगे माना, इसे लिखेंगे माना जॉन के पास कंचों की
संख्या, वो हम लेते हैं कितनी है x। जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है x। अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितना जाएगा, तो लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो वो कितना जाएगा, हो जाएगी 45 माइनस का x। बात समझ रहे हैं, टोटल 45 है, उसमें से एक का x है तो दूसरे का कितना हो जाएगा 45 माइनस x, उतने से दूसरे वाले घटा देंगे तो जितना बचेगा उतना दूसरे वाले का हो जाएगा। आई होप बातें क्लियर हो रही होंगी। तो ये x कंचे थे कितने पास, जॉन के पास। जीवंती के पास कितने गए, तो जितना x का था उतना घटा दी, जो बच जाएगा वही उसका पैसा हो जाएगा, उसके कंचे हो जाएंगे। आई होप बातें आपकी क्लियर हो रही होंगी। अब आगे क्वेश्चन वो कह रहा है, तो हमें ये पता चल गया कि जॉन के पास x कंचे हैं और जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे हैं और टोटल कितने कंचे हैं 45। अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों बार इसके पास x कंचे हैं, इसने 5 कंचे खो दिए, तो यहाँ लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या। सीधी बात है, अब 5 कंचे खो दिए मतलब कम हो गए ना, तो जितने कंचे उतने माइनस कर दो, जितने बढ़ गए उतने जोड़ दो। जैसे अगर यही कहता कि दोनों के पास 5-5 कंचे बढ़ गए हैं तो बढ़ते तो उतना हम जोड़ देते हैं, खो दिए मतलब कम हो गए ना, घट गए, तो उतना हम क्या करेंगे माइनस। तो जॉन के पास पहले कंचे कितने थे टोटल x, उसने 5 कंचे खो दिए तो उसमें से 5 कम कर दो, यानी x माइनस का 5 कंचे। बात समझ रहे। वैसे ही सेम वही चीज़ 5 कंचे खोने के बाद जीवंती, इसके जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो जीवंती के पास पहले कंचे कितने थे, वो थे 45 माइनस का x, और उसने 5 कंचे खो दिए तो 5 उसमें से घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 में से 5 गया 40, यानी 40 माइनस का x। ये 40 में से x क्या है, ये 5 कंचे खोने के बाद संख्या है पास में से। आगे देखो क्या कर रहा है, कह रहा और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124। ध्यान पर सुना, कह रहा अब उनके पास, कब, जब उसने 5-5 कंचे खोए हैं तब, उसके पहले नहीं। 5-5 कंचे खोने के बाद अब जो कंचों की संख्या बची है ना, उन कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो 124 है। बात समझ ऐसे, तो लिखेंगे कंचों की संख्या का गुणनफल, कंचों की संख्या का गुणनफल, तो गुणनफल क्या आ जाएगा, तो गुणनफल है कितना 124, सॉरी 124। ये बात समझना चाहिए आप, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ जो वर्ड लिखा ना अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। अब वर्ड मतलब कब, जब उसने 5-5 कंचे खोए तब उसकी कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो कितना 124 है। तो संख्या का गुणनफल, तो इसके पास कितने थे खोने के बाद x माइनस का 5, और इसके पास खोने के बाद में 40 माइनस का x, तो इनका गुणनफल कितना 124, तो बराबर में 124। बात समझ में। तो चलिए अब हम जानना चाहेंगे आराम इनके पास कितने कंचे थे। तो अब ये क्या करें, अब इनको गुणा कर लीजिए, यहाँ से द्विघात समीकरण हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए इसको एक बार इसके अंदर गुणा, एक बार इसके अंदर, तो इस एक टर्म को उठाइए, सबसे मल्टीप्लाई कराइए। तो पहले x की गुणा करते हैं सबसे, x की 40 से तो हो जाएगा 40x, x की x से तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 की 40 से तो प्लस माइनस माइनस, और 40 पंचे 200, और 5 की गुणा x से तो माइनस प्लस 5 गुणा 5x बराबर 124। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस का एक्स स्क्वायर, अब देखो x को x के साथ जोड़िए तो 40x 5x हो जाएगा प्लस का 45x, और ये माइनस का 200, और ये प्लस इधर कहाँ जाएगा माइनस का 124 बराबर में 0 बन जाएगा। चलिए यहाँ से इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दिखाता हूँ। तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 45x और 124, ये माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस है ना तो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ का 200, ये 4 और ये 2 और 2 1 3, 324, वो भी माइनस का बराबर में 0। माइनस कॉमन लेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे और ये माइनस इधर 0 हो जाएगा।
तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 45x और ये प्लस का 324 बराबर में 0। ठीक, माइनस कॉमन लेने के बाद सारे चिन्ह बदल जाएंगे और उस माइनस का मल्टीप्लाई इधर 0 से कर देंगे, या दोनों पक्षों माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई, इधर भी माइनस से, 0 में किसी से मल्टीप्लाई करो उतना ही आएगा, और इधर माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे -1 से तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस, प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 45 का ऐसा फैक्टर करिए कि गुणा करने पर 324 आ जाए और जोड़ने पर 45 आ जाए। तो अगर आपको जब लंबी संख्या हो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना, तो आप क्या करिएगा, 45 जो 324 है इसका क्या करिए, गुणनखंड है, 324 का गुणनखंड करिए। अभी बेसिक है तो अच्छा से समझ लीजिए, जब आपकी जिसका गुणनखंड करो वो कम हो, जो संख्या वो बहुत बड़ी हो, तो आपको उसका गुणनखंड करना है, वहाँ से समझ आ जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ से 2 से अगर 2 कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 से अगर 2 बट्टी 16, 2 कम 2, 3 से काटिए 3 दूना 6, यहाँ 2 बचेगा 21, 3 सत्ते 21, 3 से काटिए 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब यहाँ से देखिए बनाइए कैसे, 2 दूनी 4, 4 3 12 और यहाँ 3 3 9, 9 3 27 और 27 और 12 देखो क्या 45 होगा, नहीं हो पाएगा ना, 27 12 प्लस 27, ये 7 2 कितना जाएगा, 7 2 9, 12 27 नहीं होगा ना। तो ऐसे बनाना तुमको, यहाँ से देखिए तो आप कैसे बना सकते हो, या तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 और फिर 3 3 9, 36 9 45 हो जाएगा, 36 9 45 और 45 और 36 की 12 गुणा करोगे 324 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, इसको लिखेंगे 36x और माइनस का, ये हो जाएगा कितना 9x प्लस का 324 बराबर में 0। मतलब 45 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर कितना आ जाए 45 और गुणा करने पर 324 आ जाए। तो 36 और 9 को जोड़ोगे तो 45 आ जाएगा और 36 और 9 की गुणा करोगे तो 324 आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए x क्या मिल जाएगा कॉमन, तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस का 36। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं कॉमन तो माइनस कॉमन मिल जाएगा, तो माइनस का 9 कॉमन ले लेंगे, अंदर यहाँ क्या बचेगा x, अब 9 को भाग करोगे तो आ जाएगा माइनस का 36 बराबर में 0। तो यहाँ से देखिए x का मान ये कॉमन हो जाएगा, इसको कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 36 और यहाँ x माइनस का 9 बच जाएगा, x और ये माइनस का 9 बराबर में 0। अब 0 के बाद इसके बराबर में एक बार इसके बराबर में पुट करिए, तो x माइनस का 36 बराबर में 0 और यहाँ x माइनस का 9 बराबर में 0, यानी x बराबर में 36 और यहाँ x बराबर में 9। ये हमारा आंसर आ गया x का मान। अब ध्यान पर देखिए, हमें पूछा गया था कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कंचे कितने थे। तो आरंभ हमने माना था कि जॉन के पास जो कंचों की संख्या थी वो x थी, कितनी थी x। अब x के 2 मान आए हैं, एक तो 36 एक तो 45 आया है। अब आप ये मान चेक भी कर सकते हो कि ये सही है कि गलत है। तो देखो क्वेश्चन क्या था कि कुल कंचों की संख्या कितनी थी 45। तो देखो क्या जोड़ने पर 45 आ रहे टोटल, 45 और 9, 36 और 9 45, टोटल 45 आ भी रहा है। तो अब जॉन के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं, तो वो आप पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ x के 2 मान आए हैं। अगर तुम x को यहाँ पर क्या लोगे 36, ध्यान पर सुनना, x का मान अगर तुम 2 लेते हो, अगर तुम 36 लेते हो क्योंकि x के 2 मान आए हैं, इस अगर x का मान 36 लेते हो तो जॉन के पास कंचों की संख्या 36 हो जाएगी। कितने 36, तो उसके पास कितने बचेंगे जीवंती पास, तो 45 माइनस का x, और x का मान तुमने 36 लिया तो 36 पुट करोगे और 45 में से 36 गया तो बचेगा ना यहाँ 9, यानी जीवंती के पास 9 कंचे आ जाएंगे। और अगर तुम x का मान 9 लेते हो, x का मान 9, तो अगर x का मान 9 लोगे तो जॉन के पास कितने कंचे हो जाएंगे 9 कंचे, और जीवंती के पास यहाँ x की जगह पर 9 पुट करोगे तो कितना आएंगे 36, यानी जीवंती पर 36 कंचे हो जाएंगे। बात सुनो, तो ये अथवा में आंसर रहेगा 36 या 9, दोनों पास है। तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में जॉन के पास अगर x का मान तुम 36 लेते हो तो लिखोगे जॉन के पास 36 कंचे थे, जीवंती के पास 9, अथवा जॉन के पास 9 कंचे थे तो जीवंती के पास 36। पास समझ से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो गया कि कैसे हम एक इस क्वेश्चन को बीजगणितीय फॉर्म में क्रिएट करते हैं या फिर कैसे वहाँ से x का मान हम फाइंड आउट करते हैं।
तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया, अगर आ गया तो नोट कर लीजिए। आई होप लोगों ने नोट कर लिया। तो आज के लिए यही हमारा वीडियो रहेगा। तो आज मेरा टॉपिक था इंट्रोडक्शन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि द्विघाती समीकरण हमारी क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि द्विघाती समीकरण है, इसका मानक रूप क्या होता है, कैसे क्वेश्चन को हम द्विघाती फॉर्म में क्रिएट करेंगे और फिर वहाँ से हम एक्स का मान फाइंड आउट करेंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट समझ आगे हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई प्रश्नावली के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।